हेलो नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लूसेंट की बुक से इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर परिषद। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर को सुगमता से प्रशासित करने के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग के संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया है। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसके लिए है ना एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद के स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना हुआ। 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना हुई। परिषद का सचिवालय दिल्ली में स्थित केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद का पदेन सचिव होता है। परिषद केंद्र एवं राज्यों का एक संयुक्त फोरम है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं और राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा करारोपण के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री। परिषद के राज्यों से नामित सदस्य आपस में से किसी को परिषद का उपाध्यक्ष चुनते हैं। परिषद के राज्यों से नामित सदस्य आपस में से किसी को परिषद का उपाध्यक्ष चुनते हैं। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को परिषद की हर बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। निर्णय निम्न सिद्धांतों के अनुसार लिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर होगा तथा परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों में भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। निर्णय निम्न सिद्धांतों के अनुसार लिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर नहीं होगा तथा समस्त राज्य सरकारों के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 2/3 के बराबर होगा। परिषद के किसी कार्यवाही को निम्नांकित आधारों पर अमान्य नहीं किया जा सकेगा। परिषद के संविधान में कोई रिक्त अथवा दोष होने पर अथवा परिषद की कोई प्रक्रियागत अनियमितता जिससे मामले की योग्यता प्रभावित न होती हो। अगला है अनुच्छेद 279A(4) के अनुसार जीएसटी परिषद का एक कार्य केंद्र और राज्यों को महत्वपूर्ण मामलों पर सिफारिश करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के कर, उपकर और अधिभार को जीएसटी में शामिल किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, उत्पाद और सेवाओं या तो जीएसटी योग्य हैं या जीएसटी युक्त हैं। तीसरा पॉइंट है, न्यूनतम टर्नओवर राशि जिसके नीचे वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी छूट के अधीन हैं। तीसरा पॉइंट है, न्यूनतम टर्नओवर राशि जिसके नीचे वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी छूट के अधीन है। चौथा पॉइंट है, प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अधिक धन जुटाने के लिए पूर्व निर्धारित समय अवधि के लिए एक विशेष दर
कीमतों में जीएसटी बैंड और न्यूनतम कीमतें शामिल हैं। नोट है, परिषद 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अनुशंसा करेगा। इसी अनुशंसा के आधार पर संसद क्षतिपूर्ति का निर्धारण करती है। अगला है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? तो एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया था। अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया था। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम को 13/3/1992 से प्रभाव में आया के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया। 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 19 फरवरी 2004 से प्रभाव में आया के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत नामक 2 नए आयोग बना दिए गए। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अस्तित्व में आया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वे 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है आयोग का मुख्य कार्य। अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना तथा उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। सेकंड पॉइंट है अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच, पड़ताल एवं सुनवाई करना। थर्ड पॉइंट है अनुसूचित जातियों के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए करता है, अनुच्छेद 338 के खंड 10 के अनुसार। अगला है नोट। 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। इसे 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। अगला है अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 क के द्वारा किया गया। 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 19/2/2004 से प्रभाव में आया के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 238 क जोड़ा गया। इसके अंतर्गत ये आयोग बना। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति नहीं होती। आयोग तो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग अपना प्रतिवेदन दे सकता है। अगला है टॉपिक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान में एक नए अनुच्छेद 238 ख का प्रावधान किया गया, जो पिछड़ा वर्ग आयोग का एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यानी पिछड़ा वर्ग आयोग अब एक संवैधानिक संस्था है। आयोग का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं।
इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अनुसूचित जनजाति में भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। वे 2 कार्यकाल, सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वे 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होती। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों का सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श लेना है। हालांकि 2021 के 105वें संविधान संशोधन ने 105वें संशोधन अधिनियम ने राज्य सरकारों को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की और रखरखाव के संबंध में आयोग के साथ इस परामर्श से छूट दी है। अगला टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा, यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की होगी। 6 वर्ष की होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व भी 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो अवकाश ग्रहण कर लेगा। अगला पॉइंट है, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ना, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं, यह बात की संपरीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों की राष्ट्रपति को देता है, जिससे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं, अनुच्छेद 151(1) के तहत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिससे वह राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। नोट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। अगला है भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार की विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। वह संसद की समितियों में बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है, अनुच्छेद 88 के तहत। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्ह तय
होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, अगला टॉपिक है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। महाधिवक्ता के कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं और विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। तो है था आज का टॉपिक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और भारत का महान्यायवादी लुसेंट की बुक के अनुसार। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।